नमस्कार। नए वर्ष की ढेर सारी बधाइयों के साथ स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आज के अंक में बात करेंगे नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की और भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के ताजा शोध की। इसके अलावा चर्चा करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस वर्ष की चुनौतियों पर। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चंडीगढ़ में 23वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन। देश भर से आए सैकड़ों छात्रों ने लिया हिस्सा। वैज्ञानिकों का ग्रेफीन द्वारा तैयार स्कैफोल्ड पर ताजा शोध बोन टिश्यू रीजेनरेशन में है मददगार। भोपाल में 2 दिवसीय खगोल विज्ञान उत्सव का आयोजन। छात्रों को मिली महत्वपूर्ण जानकारियां। टेक्नोलॉजी यू कैन यूज में देखिए वाष्प द्वारा सस्ती अक्षय ऊर्जा बनाने वाली डिवाइस। और खोज खबर में चर्चा करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस वर्ष की चुनौतियों पर। और अब खबरें विस्तार से। हर साल की तरह इस साल भी 23वें नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया। इस 5 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया गया, जिसमें देश के हर राज्य से चयनित होकर आए सैकड़ों नन्हे वैज्ञानिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सम्मेलन में आयोजित अलग अलग सेशंस के माध्यम से छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्हें देश के जाने माने वैज्ञानिकों से रूबरू होने का मौका भी मिला। देखते हैं ये रिपोर्ट। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और उनका बचपन बरकरार रखना बेहद मुश्किल है। यही पूरे देश के विज्ञान संचार कार्यक्रम का मकसद भी है। इस विषय पर 23वें नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में चर्चा की गई, जिसका आयोजन मोहाली की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक किया गया। अंडरस्टैंडिंग वेदर एंड क्लाइमेट की थीम पर आयोजित ये 23वां नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस NCSTC नेटवर्क द्वारा नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से आयोजित किया गया था। 27 दिसंबर को कार्यक्रम का उद्घाटन पंजाब के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीना ने किया, जिसमें पूरे देश से करीब 1400 छात्रों को कई राज्यों और जिलों के स्तर पर हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए सिलेक्ट किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रतियोगियों के द्वारा फ्लैग मार्च से की गई, जिसके बाद प्रतियोगियों ने क्लाइमेट चेंज पर अपने अपने कई इनोवेटिव प्रोजेक्ट को कार्यक्रम में रखा। मेरा प्रोजेक्ट था आओ अपने मौसम के जानों के अंतर्गत मौसम एवं जलवायु का चूजे मुर्गी के स्वास्थ्य एवं उत्पादन पर प्रभाव। मैंने इसमें सबसे पहले हमारी उद्देश्य दिखाए, उसके बाद कार्य योजना, आंकड़ों का विश्लेषण, ग्राफ, फोटोग्राफ्स और मेरे द्वारा जो बनाए गए पावर पॉइंट के तहत मैंने इसका प्रोजेक्ट का पूरा रूपांतरण किया था। हमारे प्रोजेक्ट का नाम था जर्नी फ्रॉम चिनार टू कड़म, जिसमें जो हमने लीव्स जो थी जो ऑटम के सीज़न में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को हमारे पोल्यूट करी थी, उनको हमने एक फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल किया। मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ से जीत के गए तो यहाँ पर अगर हम उन सब लोगों को ये बता सकते हैं कि ये लीव्स जो है इनका एक ऐसे कोल भी बन सकता है और कोल के साथ इसको कोल भी हम यूज़ कर सकते हैं और फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। इस सेमिनार के जरिए युवा छात्रों को कार्यक्रम में आए देश के कई नामी शोधकर्ताओं से चर्चा करने का अवसर भी मिला, जिससे छात्र अपने प्रोजेक्ट को वैज्ञानिक तरीके से और दुरुस्त कर सकें। कार्यक्रम का समापन पंजाब के उच्च शिक्षा मंत्री सुरजीत सिंह राखरा ने किया। साल 1993 से शुरू हुआ ये नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस 10 से 17 साल के बच्चों का एक ऐसा फोरम है जहां स्कूली बच्चे और स्कूल से बाहर के बच्चों को उनकी क्रिएटिविटी और खोज को प्रदर्शित करने का मौका दिया जाता है। इस कांग्रेस का उद्देश्य युवा टैलेंट को आगे बढ़ाने का है, जिससे वो साइंस के जरिए सामाजिक समस्याओं को दूर कर सकें। हमारे शरीर में मौजूद ऊतकों के एक बार नष्ट हो जाने के बाद उनके पुनर्निर्माण में काफी समय लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने टिश्यू इंजीनियरिंग के माध्यम से ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिसके द्वारा शरीर के अंदर ही नए ऊतकों का निर्माण आसान हो गया है।
इसी विषय पर शोध करते हुए IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने ग्रेफीन से बने 2D और 3D स्कैफोल्ड पर शोध किया है और कई अहम जानकारियां इकट्ठी की। देखिए ये रिपोर्ट। स्वस्थ डोनर के ऊतकों यानी टिश्यूज और अंग प्रत्यारोपण के जरिए घावों और रोगों का उपचार करना हेल्थ केयर की दुनिया में एक क्रांति की तरह है। लेकिन इन टिश्यूज और अंग प्रत्यारोपण के शरीर द्वारा नकार देने की संभावना जैसी समस्याओं के लिए साइंस ऑफ टिश्यू इंजीनियरिंग को भविष्य माना जा रहा है, जहां शरीर की अपनी कोशिकाओं के विकास के जरिए ही क्षति को सुधारा जा सकता है। टिश्यू इंजीनियरिंग कई सिंथेटिक मटेरियल जैसे कि 3D स्कैफोल्ड के उपयोग से कोशिकाओं के विकास और ओरिजिनल टिश्यूज को पुनर्स्थापित करने में मदद करता है। भारतीय विज्ञान संस्थान के डॉक्टर कौशिक चटर्जी की नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक समूह ने खोज की है कि बोन टिश्यूज के पुनर्निर्माण में ग्राफीन का बना 3D स्कैफोल्ड कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। fact that over the years in medicine, when there is a problem with any tissue or organ of the human body, current strategy is to use a medical device which replaces the function of that tissue or organ. But now what increasingly people are looking into, researchers are interested in, is the idea of tissue engineering, where we want to engineer or regenerate a tissue or an organ of the human body. And one of the things that you need for that are these materials on which cells would grow, and these would get implanted in the body, where you add in the cells, they help in regenerating the tissue or an organ, and that will eventually replace the damaged target tissue that we are trying to regenerate. शोध के दौरान शोधकर्ताओं के समूह ने 2D और 3D स्कैफोल्ड की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि नैनो कंपोजिट पॉलीमर पर आधारित 3D ग्राफीन बोन टिश्यू के विकास के लिए बेहतर है, क्योंकि 3D ग्राफीन बोन के परिवेश का अनुकरण करता है, साथ ही बोन के जोड़ों को सपोर्ट भी करता है। यही नहीं, स्वस्थ कोशिकाओं के ये विकास किसी प्रकार का विषैला नहीं होता है तथा इसकी रोग प्रतिरोधकता भी न के बराबर है। साथ ही शोधकर्ताओं ने ये भी पाया कि टिश्यू इंजीनियरिंग में ग्राफीन को पॉलीकैप्रोलेक्टॉन से जोड़ने पर, जो कि मूल रूप से एक बायोपॉलिमर है, स्कैफोल्ड और भी मजबूत होता है और इसकी नमी सोखने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए बोन डैमेज के रिपेयरिंग के लिए ये अधिक ठीक है। यही नहीं, जरूरत के हिसाब से ग्राफीन 2D और 3D स्कैफोल्ड रासायनिक और भौतिक परिस्थितियों के अनुसार दोनों डायमेंशन में मूव कर सकता है। बोन कोशिकाओं की प्रतिक्रिया और अलग तरह का विकास स्कैफोल्ड के नेचर पर ही आधारित होता है। In 3D scaffold, what we found that cells showed agglomerated 3D architecture in comparison to cells on 2D scaffolds, and the cells in 3D scaffold showed more osteogenic morphology, and also they started secreting more ALP, which is an osteogenic marker for indicating osteogenic differentiation of cells. बायोमेडिकल मटेरियल्स रिसर्च बी अप्लाइड बायोमटेरियल की पत्रिका में छपा ये शोध टिश्यू इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक नया द्वार खोलता है। खगोल विज्ञान के प्रति लोगों की रुचि और जागरूकता बढ़ाने के लिए भोपाल में 17वें खगोल विज्ञान उत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन मध्य प्रदेश विज्ञान सभा द्वारा विज्ञान प्रसार, भारत सरकार, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल के सहयोग से किया गया। इस आयोजन में 30 जिलों से आए करीब 30,000 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिनके लिए खगोल विज्ञान परीक्षा का आयोजन भी किया गया। विज्ञान का जो रूप बच्चों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है वो है खगोल विज्ञान। इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 17वें खगोल विज्ञान उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव का आयोजन विज्ञान प्रसार, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आंचलिक विज्ञान केंद्र के सहयोग से मध्य प्रदेश विज्ञान सभा द्वारा किया गया।
जो पिछले 16 सालों से बच्चों के बीच खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। मध्य प्रदेश विज्ञान सभा के सचिव SR आजाद के मुताबिक इस उत्सव का मकसद युवा प्रतिभाओं और उनके नए विचारों को बढ़ावा देना और खगोल विज्ञान से जुड़ी उनकी जिज्ञासाओं के बारे में जानकारी देना है। 2 दिनों तक चले इस आयोजन में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। ब्रह्मांड, सितारों और सौर मंडल की उत्पत्ति पर एक सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसे विज्ञान प्रसार के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद राणाडे ने संबोधित किया। सत्र में बातचीत के दौरान डॉक्टर राणाडे ने चांद और सितारों की गति, आकाशगंगा, खगोलीय दूरी, प्राचीन खगोलीय विचार, पूर्णिमा की घटना और भविष्य में खगोल विज्ञान की संभावनाओं के बारे में छात्रों को विस्तार से बताया। आंचलिक विज्ञान केंद्र के डॉक्टर MM रावत ने इस दौरान प्रदर्शन के जरिए बच्चों को ये समझाया कि अंधविश्वासों को दूर करने के लिए विज्ञान का किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आयोजन के मुख्य अतिथियों इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर के तिवारी, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक PK वर्मा, विज्ञान सभा के सचिव SR आजाद ने भी इस दौरान अपने विचार रखे। इन सभी ने दैनिक जीवन में विज्ञान की जरूरत और समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभाव पर बल दिया। मध्य प्रदेश विज्ञान सभा के डॉक्टर उमा शंकर शर्मा आयोजन के संयोजक थे। उत्सव में छिंदवाड़ा के पटालकोट के 20 छात्रों ने भी हिस्सा लिया। इन छात्रों के लिए ये इस तरह का पहला अनुभव था। इन सभी ने दूरबीन के द्वारा तारे देखने वाले सत्र में पूरे उत्साह से भाग लिया। इस खगोल विज्ञान उत्सव को लेकर लोगों में भी खूब उत्साह दिखाई दिया। इसे देखते हुए विज्ञान प्रसार ने दायरा बढ़ाकर भविष्य में इसे राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने का लक्ष्य रखा है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया की वैज्ञानिक हलचलों पर नजर डालते हैं साइंस एक्सप्रेस में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर रूस ने भारत में अगले 20 सालों के भीतर 6 नए परमाणु ऊर्जा प्लांट बनाने की घोषणा की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से प्रत्येक प्लांट 1200 मेगावाट की क्षमता के होंगे और इनके लिए भारत आंध्र प्रदेश में जगह मुहैया करवाएगा। इसके अलावा रक्षा तकनीक के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाते हुए भारत और रूस एडवांस ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम और कामोव 226 हेलीकॉप्टर्स के विकास पर भी मिलकर काम करेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 30 दिसंबर को 2015 से 2020 तक के लिए राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी रणनीति की घोषणा की। इस रणनीति को 300 से ज्यादा स्टेक होल्डर्स के साथ सलाह मशवरा के बाद हाल ही में सरकार से मंजूरी मिली है। इसमें रिसर्च के क्षेत्र में ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए निवेश पर जोर दिया जाएगा। इसके तहत जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े उत्पादों की पैदावार के साथ साथ कृषि, खाद्य और पोषण सुरक्षा की लागत कम करने और उत्पादकता बढ़ाने की तकनीक के विकास पर भी बल दिया जाएगा, ताकि सस्ती स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा मिले। विज्ञान प्रसार द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के साथ विज्ञान फिल्म निर्माण पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला का उद्देश्य विज्ञान एवं पर्यावरण पर आधारित फिल्म निर्माण से जुड़े प्रोफेशनल्स और इसके लिए इच्छुक जनसंचार के विद्यार्थियों की क्षमता वृद्धि करना है। 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक भोपाल के आंचलिक विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यशाला में 50 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें पत्रकारिता, जनसंचार, वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े विद्यार्थियों के साथ साथ फिल्म निर्माण से जुड़े युवा शामिल थे। आगामी महीनों में भी विज्ञान प्रसार द्वारा कालीकट, दिल्ली और गुवाहाटी में विज्ञान फिल्म कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
प्रदूषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जयपुर में 27 दिसंबर को एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मकसद स्वास्थ्य और ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ साइकिल चलाने को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना था। ये आयोजन देना बैंक और मैपल प्रोडक्शन के सहयोग से किया गया। इस रैली में लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इसमें पूर्व सैनिकों समेत करीब 500 से भी ज्यादा लोगों ने भाग लिया। यूं तो सूर्य के प्रकाश और वायु को अक्षय ऊर्जा के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसके द्वारा सौर और वायु से भी सस्ती ऊर्जा पैदा की जा सकती है। क्या है ये डिवाइस और कैसे करेगी यह ऊर्जा का निर्माण, जानेंगे अपने सेगमेंट टेक्नोलॉजी यू कैन यूज में। हम सौर ऊर्जा के बारे में जानते हैं, हम पवन ऊर्जा के बारे में भी जानते हैं। अब अगर ये कहा जाए कि आपके स्विमिंग पूल के पानी से भी बिजली पैदा की जा सकती है, तो आप क्या कहेंगे? जी हां, ये सच है। नई तकनीक के जरिए एक छोटे से उपकरण की मदद से वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा पैदा की जा सकती है। इसके सेटअप को लगाना भी बेहद आसान है। इसे मिट्टी के बैक्टीरिया के बीजाणुओं के साथ एक रबर शीट के सहारे लगाया जाता है। इसमें बीजाणु के सिकुड़ने और शिथिल पड़ने की प्रक्रिया के दौरान आसपास की नमी से माइक्रोस्कोपिक संचार होता है, जो कि बिजली में तब्दील हो जाता है। अगर इस तकनीक का ठीक से विकास किया गया तो हम आने वाले कुछ सालों में तालाबों और स्विमिंग पूल में वाष्पीकरण की प्रक्रिया के जरिए बिजली पैदा कर सकते हैं। ये तकनीक कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ओजगुर साहीन के दिमाग की उपज है। ये नई तकनीक अक्षय ऊर्जा की नई संभावनाओं को पैदा करती है, जो सौर और पवन ऊर्जा के मुकाबले काफी सस्ती भी होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यूं तो साल 2015 हमें बहुत कुछ दे गया, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें देश और दुनिया को मिलकर पूरा करना होगा। फिर चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो या फिर तकनीक का या फिर अंतरिक्ष विज्ञान का, हर क्षेत्र में अभी नए आयाम स्थापित करने बाकी हैं। तो अपने अगले सेगमेंट खोज खबर में हम चर्चा करेंगे साल 2016 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की चुनौतियों पर। अनेक गौरवशाली उपलब्धियों के साथ साल 2015 का अध्याय समाप्त हुआ। अगर वैज्ञानिक उपलब्धियों की बात करें तो इस साल लंबे अरसे से चली आ रही खोज के बाद डेंगू के टीके का इजाद हुआ। भारत ने सौर ऊर्जा से चलने वाली नौ परिवहन प्रणाली सोलर इम्पल्स का विकास किया। वैज्ञानिक प्लूटो के बेहद करीब पहुंचने में कामयाब रहे। पेंटाक्वार्क्स की खोज की गई और मानव विकास के लापता लिंक के बारे में जानकारी जुटाने में भी वैज्ञानिकों ने कामयाबी हासिल की है। ऐसे में अब ये देखना अहम होगा कि नए साल में विज्ञान के क्षेत्र में क्या-क्या चुनौतियां रहेंगी। दुनिया भर के विशेषज्ञों की माने तो साल 2016 में कई सामाजिक आर्थिक चुनौतियां होंगी। इनमें पर्यावरण, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा सबसे अहम है। साल की शुरुआत एल नीनो की चुनौती के साथ ही हुई है। माना जा रहा है कि इसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। इससे पानी की कमी, खाद्य संकट और संक्रमण की समस्या पैदा हो सकती है। 2015 अब तक का सबसे गर्म साल साबित हुआ। माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाई गई नीतियों को अगर सही तरीके से लागू नहीं किया गया तो साल 2016 इससे भी बुरा साबित हो सकता है। शायद यही वजह थी
कि पेरिस में हुए जलवायु सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। भारत के कई शहरों में प्रदूषण अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर दर्ज किया गया। इनमें राजधानी दिल्ली का स्थान तो सबसे ऊपर है। ऐसे में प्रदूषण के उत्सर्जन में कमी लाना नए साल में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। साथ ही ट्रैफिक की समस्या के समाधान के लिए भी उसे एक तंत्र विकसित करना होगा। पर्यावरण पर बढ़ रहे मानवीय प्रभाव को देखते हुए लिसेस्टर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेन ज़ेलासिविक्स की अगुवाई में इंटरनेशनल कमीशन ऑफ स्ट्रेटिग्राफी के सामने अपनी सिफारिशें 2016 में पेश करेगा, जिसमें आज के दौर को एंथ्रोपोसीन नाम दिया गया है। शोध, शिक्षा, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इस वर्ष अपनी सफलता के 30 साल पूरे करने जा रहा है। साल 2016 में स्वास्थ्य सेवा, सस्ती स्वास्थ्य देखभाल और दवा की कीमतों में वृद्धि को नीचे लाना बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। भारत जैसे देशों को टीबी, मलेरिया और डेंगू जैसे संक्रामक रोगों की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वहीं बच्चों में कुपोषण, प्रजनन, स्वास्थ्य और शराब और तंबाकू के रूप में मादक पदार्थों के सेवन के बढ़ते खतरे पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तेजी से बढ़ रही जनसंख्या की वजह से ऊर्जा की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में दुनिया ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तरफ देख रही है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे वैकल्पिक स्रोत आज समय की मांग बन चुके हैं। ईंधन भंडारों के तेजी से दोहन के लिए नई टेक्नोलॉजी का विकास किया जा रहा है। भारत की जनसंख्या जल्द ही सभी विकसित देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा हो जाएगी। अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जल्द ही भारत को अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने की जरूरत होगी। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने के साथ साथ दुनिया भर के व्यंजनों में ज्यादातर पाई जाने वाली दाल के महत्व को समझते हुए यूनेस्को द्वारा वर्ष 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के रूप में घोषित किया है। वहीं बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति और पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी मुहैया कराना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में जब पूरी दुनिया एक गांव की तरह छोटी हो गई है, डेटा सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती साबित होगी। नए साल में साइबर सुरक्षा सरकार, कंपनियों और आम लोगों के लिए भी बड़ी चिंता की वजह बन सकती है। पर्यावरण, स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्रों के अलावा साल 2016 में कई वैज्ञानिक खोज होने की भी पूरी संभावना है। मंगलयान की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के विकास और प्रक्षेपण की तैयारी में है। आदित्य द्वारा सूर्य से जुड़ी अहम जानकारियां इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। वर्ष 2016 में इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम यानी IRNS के 7 में से बचे 3 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। इनमें शामिल IRNSS-1E को इसी महीने, जबकि IRNSS-1F और IRNSS-1G मार्च 2016 तक प्रक्षेपित करने की तैयारी है। इसके साथ ही भारत के पास अपना नेविगेशनल सिस्टम भी होगा। वहीं जुलाई 2016 में पानी की तलाश में नासा के जूनो अंतरिक्ष यान का जुपिटर पर पहुंचना निर्धारित है, जबकि संभव है कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से पैदा हुए कणों से ब्रह्मांड के कुछ और रहस्यों को जानने का मौका मिले। 2016 में हमें इंजीनियरिंग से जुड़े 2 चमत्कार भी देखने को मिल सकते हैं। पहला है हाई स्पीड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे हाइपरलूप कहा जाता है।
इसके जरिए ट्यूब या कैप्सूल के आकार के वाहनों में यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत तेज रफ्तार से भेजा जा सकेगा। और दूसरा है ब्लड हाउंड रॉकेट सिस्टम। इस साल भौतिकविदों की नजर गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज पर भी होगी। इसके अलावा भी कई और खोजों और आविष्कारों के होने की संभावना है। तो ज्ञान विज्ञान की ये कड़ी आपको कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीकी ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर, इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।